हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी क्लासेस। आज हम यहाँ पर हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री यानी 11th क्लास का रसायन विज्ञान का भाग 1। हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा था समांगी मिश्रण, कार्बनिक अकार्बनिक यौगिक मिश्रण, तत्व, बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े थे। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसके बाद ये टॉपिक है हमारा यौगिक तथा मिश्रण में अंतर, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। इसको हम इंग्लिश में ये बोलते हैं। तो यौगिक जो होते हैं हमारे, वो होते हैं, इनका रासायनिक संगठन निश्चित होता है। यौगिकों का जो रसायन संगठन होता है वो निश्चित होता है, लेकिन मिश्रण जो होते हैं उनका रासायनिक संगठन निश्चित नहीं होता। इनका निर्माण दो या दो से अधिक प्रकार के तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग द्वारा होता है। और इनका निर्माण मिश्रण का निर्माण दो या दो से अधिक पदार्थ यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर होता है। यानी कि किसी भी ज़्यादा अनुपात में मिला ले, कम में मिला ले, लेकिन इनका जो होता है निर्माण हो जाता है। लेकिन इनको अगर ज़्यादा अनुपात में मिला दे तो तत्व का निर्माण नहीं हो पाता है। तो इसमें आता है, अगला है इनके गुण। इनके अवयवी तत्वों के गुणों से सर्वथा विभिन्न होते हैं, और इनके गुण इनके अवयवी तत्वों के गुणों के मध्यवर्ती होते हैं। इन्हें भौतिक विधियों द्वारा इनके अवयवों को पृथक नहीं किया जा सकता, और इन्हें भौतिक विधियों द्वारा इनके अवयवों को पृथक किया जा सकता, यानी कि इनके अवयवों को ज्ञात कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, बट इनको नहीं। इनकी प्राकृतिक सदैव समांगी होती है। ये समांगी भी हो सकते हैं और विषमांगी भी। मिश्रण जो है वो समांगी भी हो सकता है, विषमांगी भी हो सकता है, विषमांगी भी हो सकता है। इनके निर्माण के समय ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है। जब इनका यौगिक का निर्माण होता है, तब इसके निर्माण के समय या तो ऊर्जा का अवशोषण होता है या उत्सर्जन होता है। और इसमें होता है, कुछ अपवाद छोड़कर इनके निर्माण के समय ऊर्जा का ना तो उत्सर्जन होता है और ना ही अवशोषण। यानी कि ये जो होते हैं, ना तो इसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है, ना ही उत्सर्जन होता है। अगला है हमारा द्रव्य के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कि द्रव्य में के गुणधर्म क्या है। कोई भी द्रव्य सामान्यतः निम्नलिखित गुणधर्म दर्शाता है। इसमें पहला है हमारा द्रव्यमान का भार। ये हमारा द्रव्य का गुणधर्म है, पहला गुणधर्म। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम मास एंड वेट। द्रव्यमान किसी पदार्थ की वास्तविक मात्रा को दर्शाता है, जबकि भार उस पदार्थ पर लगने वाले गुरुत्वीय बल की माप होता है। अतः द्रव्यमान तथा भार को एक दूसरे में निम्न संबंध के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि द्रव्यमान जो होता है वो किसी पदार्थ की वास्तविक मात्रा को दर्शाता है। यानी कोई भी पदार्थ है उसकी वास्तविक मात्रा कितनी है, यानी कि वो वास्तव में है कितना, ये बताता है। लेकिन जबकि जो भार जो होता है वो गुरुत्वीय बल की माप बताता है। जो बल मतलब लगता है, बल जो हमें उसको उठाने में, भार को उठाने में, धकेलने में, आई मीन कुछ भी करने में जो बल लगता है, उसको कोई भी चीज़ उठाने में, तो वो बल हमारा उसकी माप बताता है हमारा भार। ठीक है, तो भार को हम किससे डिनोट करते हैं, W से डिनोट करते हैं, और द्रव्यमान को स्मॉल m से, और गुरुत्वीय त्वरण को करते हैं हम G से, स्मॉल g से। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है, भार बराबर द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। ये आगे न्यूमेरिकल में यूज़ भी किया जा सकता है। चूँकि गुरुत्वीय त्वरण का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, अतः स्थान परिवर्तन के साथ साथ वस्तु का भार भी परिवर्तित हो जाता है, परंतु इसका द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर समान होता है। यानी कि स्थान परिवर्तन होने के साथ साथ वस्तु का भार भी परिवर्तित होता है। यानी कि अगर हम कोई स्थान, यानी अगर किसी चीज़ को हम यहाँ से, जैसे कि ये है, हम इसको उठा के पेन को यहाँ से यहाँ रखें, तो इसका स्थान परिवर्तन हो गया, और साथ साथ वस्तु का भार भी, यानी कि वजन भी परिवर्तित हो जाता है, वह भार भी, वेट भी। परंतु इसका द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर समान होता है। यानी कि जो द्रव्यमान जो होता है उसका वास्तविक मात्रा जो बताता है हमारा द्रव्यमान जो होता है वो हर जगह पर उतना ही रहता है। तो अब अगला है हमारा इसमें आयतन यानी वॉल्यूम।
इंग्लिश में बोलते हैं इसको वॉल्यूम। किसी वस्तु द्वारा घेरा गया कुल स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाता है। यह वस्तु की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात यानी कि जो किसी वस्तु द्वारा घेरा, यानी किसी भी वस्तु, अगर कोई भी वस्तु है, जैसे कि ये पेन ही है, इसने यहाँ से यहाँ तक की जगह घेरी, यानी कि जो जो कोई भी वो है, यानी कि स्थान घेरते हैं कोई भी वस्तु, लंबाई या लंबी हो या चौड़ी हो या ऊंची हो, उनकी जो गुणनफल जो होता है वही क्या होता है हमारा वॉल्यूम यानी आयतन होता है। वस्तु का आयतन बराबर वस्तु की लंबाई गुना वस्तु की चौड़ाई गुना वस्तु की ऊंचाई। तो वस्तु की इकाई यानी इकाई यहाँ पर किसको कहा गया है, मात्रक को कहा गया है। तो मीटर गुना मीटर यानी मीटर की क्यूब, अतः आयतन की एसआई इकाई यानी मात्रक मीटर क्यूब, अर्थात इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं घन मीटर। आयतन के मापन हेतु एक अन्य इकाई लीटर का प्रयोग भी किया जाता है, जो 1 घन डेसीमीटर के बराबर होती है। इसको हम जो एक इकाई लीटर का प्रयोग किया जाता है ना, तो उसको वो किसके बराबर होते हैं, 1 घन डेसीमीटर। जैसे देखिए 1 लीटर बराबर कितना है, एक घन डेसीमीटर है। ठीक है। यद्यपि लीटर आयतन की एसआई इकाई नहीं है, हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 घन मीटर में 100 सेंटीमीटर की क्यूब यानी कि 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब होता है, और 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, और 1 मीटर क्यूब में 10 डेसीमीटर क्यूब यानी कि 10 घन डेसीमीटर क्यूब होते हैं, सॉरी डेसीमीटर होते हैं। 1 घन क्यूब में कितना, 10 की पावर माइनस के 3 मीटर क्यूब होते हैं, और 1 मीटर में एक घन मीटर, 1 घन डेसीमीटर होते हैं। ठीक है। तो 10 की पावर माइनस 3 और मीटर की पावर भी 3। अब आता है हमारा डेंसिटी यानी घनत्व, हिंदी में बोलते हैं इसको हम घनत्व, इंग्लिश में डेंसिटी। किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान उसका घनत्व कहलाता है, यानी कि किसी भी पदार्थ का जो इकाई का द्रव्यमान होता है आयतन का निश्चित जो होता है वो क्या कहलाता है, हमारा घनत्व कहलाता है। किसी पदार्थ का घनत्व डी या पी, यानी कि हम इसको इस तरीके से डी से डिनोट कर सकते हैं या फिर पी से भी डिनोट कर सकते हैं। पदार्थ का द्रव्यमान एम, द्रव्यमान को मैंने बताया था एम से डिनोट करते हैं, और आयतन को वी से, वी से करते हैं। पदार्थ द्वारा घेरा गया आयतन यानी वी। तो एसआई पद्धति में घनत्व की इकाई कितनी होगी, मतलब घनत्व का मात्रक किलोग्राम मीटर की क्यूब। शॉर्ट में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, किलोमीटर की माइनस पावर 3 होती है, यानी कि इसकी छोटी इकाई क्या है, ग्राम पर लीटर या ग्राम पर सेंटीमीटर की क्यूब, यानी कि सबसे छोटा मात्रक ये है इसका, या तो ग्राम पर लीटर बोल दो या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बोल दो, यही हमारा घनत्व का आयतन है। लेकिन जो टोटल मात्रक होता है घनत्व की इकाई जो होती है एसआई यानी एसआई पद्धति, जो एसआई मात्रक जो होता है वो किलोग्राम मीटर माइनस मीटर की पावर माइनस के 3 है। अब आता है हमारा टेम्परेचर यानी तापमान। किसी वस्तु में उपस्थित ऊष्मीय ऊर्जा उस वस्तु का तापमान कहलाती है, यानी कि किसी भी वस्तु में अगर कोई भी ऊर्जा यानी कोई भी ऊष्मा है वही क्या कहलाती है, ऊर्जा उस वस्तु की तापमान कहलाती है। ठीक है। अब आते हैं मात्रक या इकाई यानी यूनिट्स। मापनों या राशियों की तुलना करने हेतु जो मात्रक यानी मानक स्टैंडर्ड माना जाता है वह मात्रक या इकाई कहलाता है। यानी कि मापनों या राशियों की तुलना करते हैं, जैसे मापन की तुलना राशि से करें तो उसमें जो तुलना जो करते हैं वही क्या होता है, मात्रक या इकाई कहलाती है हमारी। ये मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है हमारा मूल मात्रक और दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक क्या है हमारा, फंडामेंटल यूनिट्स इंग्लिश में बोलते हैं इसको। ऐसे मूल मात्रक जिन्हें अन्य मात्रकों की सहायता से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, यानी कि वो जो मूल मात्रक जो होते हैं वो ऐसे मात्रक होते हैं जिनको किसी और मात्रक की सहायता से हेल्प कर लेकर हम उसको व्युत्पन्न यानी उत्पन्न नहीं कर सकते, वो हमारे क्या कहलाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। और जो हमारे व्युत्पन्न मात्रक होते हैं डिराइव्ड यूनिट्स, वो ऐसे मात्रक होते हैं जिनके मूल मात्रकों की सहायता से डिराइव्ड किया जाता है, यानी कि उत्पन्न कर सकते हैं हम इनको मात्रकों की सहायता से। तो वो क्या होते हैं हमारे व्युत्पन्न मात्रक, तथा इनसे संबंधित भौतिक राशियों को व्युत्पन्न राशियाँ कहा जाता है। ये इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, क्षेत्रफल है लंबाई गुना चौड़ाई। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो ज़्यादातर सभी लोगों को पता होता है, लेकिन
हो सकता है बायो वालों को ना पता हो, अगर कोई बायो वाला पढ़ रहा हो इस वीडियो से। तो मीटर गुना मीटर ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, लंबाई गुना चौड़ाई मीटर का स्क्वायर। और आयतन का होता है आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, आयतन का हमारा ये फॉर्मूला होता है। तो मीटर गुना मीटर यानी मीटर की क्यूब, ये क्या हुआ इसका मात्रक। अब है यहाँ पर चाल। चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, इसका मतलब है मीटर पर सेकंड। अगर हम इसको सोल्व करें तो इसको ले जाएं ऊपर, ले जाएं इसको नीचे से, तो मीटर सेकंड इन्वर्स हो जाएगा। अगला है हमारा त्वरण। त्वरण चाल में त्वरण बराबर फॉर्मूला हमारा चाल में परिवर्तन बटे समय। ठीक है, इसका मात्रक है मीटर पर सेकंड इनवर्स, मीटर सेकंड इनवर्स अपॉन सेकंड। अगर हम इसको ऊपर ले जाए ये भी -1 में चली जाएगी, देखो ऐसे, जैसे कि ये है मीटर इनवर्स बटे एस। अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा मीटर सेकंड इनवर्स, एक ऑलरेडी था और एक और आ गया ये वाला नीचे वाला, तो एक और एक दो, माइनस माइनस प्लस, तो क्या बना मीटर एस सेकंड की पावर -2, ये बन गया। अब आता है हमारा ऊर्जा। ऊर्जा बराबर है हमारा बल गुना दूरी। ठीक है, किलोग्राम बल का मात्रक होता है हमारा किलोग्राम मीटर सेकंड -2 और गुना दूरी का होता है हमारा मीटर। ठीक है, तो मीटर, तो इसकी पावर 2 बनी। देखिए एक ये हुई m की और एक ये हुई, तो 112 यानी गुना में घातें क्या होती है जुड़ती है। तो किलोग्राम मीटर की पावर 2 और सेकंड -2, यानी इसका ऊर्जा का मात्रक जो होता है हम शॉर्ट फॉर्म में उसको जूल भी बोलते हैं। हम इसको इतना बड़ा ना बोलकर सिर्फ एक शॉर्ट फॉर्म याद रख लें इसकी, जे यानी जूल। ठीक है, इसे जूल भी, इसका मात्रक जूल होता है। दाब। दाब का फॉर्मूला हमारा बल बटे क्षेत्रफल, यानी बल का फॉर्मूला क्या है हमारा, हम इसको किलोग्राम मीटर सेकंड -2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर न्यूटन भी लिख सकते हैं। बल का हमारा न्यूटन भी होता है। बटे क्षेत्रफल का क्या है हमारा मीटर स्क्वायर, हमने पीछे निकाला था, तो किलोग्राम मीटर, यानी कि इसको हम ऊपर ले जाएंगे। देखिए ऐसे किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2, इसको हम ऊपर ले गए तो मीटर की पावर -2 हो गई। लेकिन इसकी पावर यहाँ पर हमारी क्या है, 1 है, वो भी कैसी है हमारी प्लस की। लेकिन ये माइनस की है, तो बड़ी संख्या माइनस की है, तो हम इसमें से इसको घटा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, हमारा सेकंड स्क्वायर है, सेकंड की पावर -2 है, ये है, ये आ जाएगा हमारा। और हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं पास्कल, यानी PA। ठीक है, दाब को। अब आता है हमारा बल। बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। तो किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2, शॉर्ट फॉर्मूला, यानी उसका फॉर्मूला मैंने बताया था न्यूटन भी होता है, अभी ऊपर बताया था, तो न्यूटन है इसका फॉर्मूला। अगर आपसे इतना बड़ा ना याद रखा जाए इसका मात्रक, तो आप इसका न्यूटन भी याद रख सकते हैं। अब आता है हमारा, इसमें एग्जाम्पल दिया है एक उदाहरण, मोलर आयतन का मात्रक ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं मोलर आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बटे मोलों की संख्या। ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, आयतन क्या है हमारा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। मोलों की संख्या हमें दी नहीं, हमें पता नहीं, तो इसलिए हमने ऐसे ही लिख दिया मोलों की संख्या। तो लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, चौड़ाई को भी और ऊंचाई को भी, और हमने नीचे लिख दिया ऐसे ही मोल। तो मीटर की पावर 3 हुई और मोल इनवर्स हुआ, यानी नीचे से ऊपर ले जाकर इसको पावर का में बदल ले गए हम, इसकी माइनस में कर ली। आगे आता है हमारा विमीय विश्लेषण, यानी इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। एसआई पद्धति की मूल इकाइयों से व्युत्पन्न मात्रकों को प्राप्त करने की विधि विमीय विश्लेषण कहलाती है। जो एसआई पद्धति होती है उससे उसकी मूल जो इकाइयाँ होती है उसको उत्पन्न करने, उसके मात्रकों से उत्पन्न करके प्राप्त करने की विधि को हम क्या बोलते हैं, विमीय विश्लेषण। अब आता है हमारा घनत्व मात्रकों की गणना। घनत्व भी एक ऐसा व्युत्पन्न राशि है, घनत्व भी जो है कि एक व्युत्पन्न राशि है, आता है इसके मात्रक की गणना हम इस तरीके से कर सकते हैं, निम्नलिखित प्रकार कर सकते हैं। पदार्थ का घनत्व बराबर पदार्थ का आयतन बटे पदार्थ का आयतन। ठीक है, इसकी एसआई पद्धति की इकाई से हम इसको इस तरीके से इसकी मात्रक की हम गणना कर सकते हैं, लेकिन हमें घनत्व का
घनत्व के मात्रक की हम गणना कर सकते हैं, ये हमें कहा है इसमें। तो विभिन्न इकाइयों के व्युत्पन्न एसआई पद्धति के अनुसार होते हैं। तो इस एसआई पद्धति में घनत्व का मात्रक किलोग्राम बटे मीटर की क्यूब, हम इसको ऊपर ले जाएं तो किलोग्राम मीटर की पावर -3 हो गया। ठीक है, तो अब आते हैं हम सार्थक अंक। अगला टॉपिक हमारा सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सार्थक अंक वे अंक होते हैं जिनके द्वारा किसी भी भौतिक राशियों को पूर्णतः उसके यथार्थ मान तक व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि सार्थक अंक वे अंक होते हैं जिनके प्रयोग करने से हम जो है भौतिक राशियों को जो है पूर्णतः यानी फिर से यथार्थ मान, उनका फिर से यथार्थ मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, द्रव्यमान का संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इस नियम के अनुसार द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात द्रव्य अविनाशी होता है, जिस कारण इस नियम को द्रव्य की अविनाशिता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, ना तो द्रव्य को हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक रूप से दूसरे रूप में जरूर परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं, अर्थात अविनाशी होता है। यानी कि द्रव्य जो होता है वो अविनाशी होता है, हम उसका विनाश नहीं कर सकते। इस तरीके से ऊर्जा भी होती है, ऊर्जा का भी हम विनाश नहीं कर सकते। ठीक है, ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक रूप से दूसरे रूप में बदल ज़रूर सकते हैं। तो इस नियम को क्या द्रव्य की अविनाशिता का नियम भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं द्रव्य की अविनाशिता का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको कहीं पर अगर लिखा आ जाए कि द्रव्य की अविनाशिता का नियम बताइए, तो आपको घबराना नहीं, आपको यही लिखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। ठीक है, कभी आप ये सोचो कि ये नया नाम कहाँ से आ गया, ये द्रव्य की अविनाशिता का नियम भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में आपका लिखा है तो आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम ही इसमें इसकी डेफिनेशन ही लिख देनी है। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक है स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रपोर्शन। ठीक है, ये टॉपिक हम कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।